हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस क्लास में हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। और यह क्लास कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो 31 तारीख को होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आप महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को और सभी फैक्ट्स को आप देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में हम पहले महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनका विश्लेषण भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। और बाद में आप क्या देखेंगे, लास्ट में चैप्टर के इससे रिलेटेड जितने और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको भी आप पूरा कर लेंगे। अगर आप इस क्लास को लगाते हैं तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरा कनिष्ठ सहायक परीक्षा तक, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसमें ठीक ठाक आप लोगों को क्लास पसंद आती है, आप चाहते हैं लगातार रहे, तो पूरा जितना आपका जीएस है हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आपको क्लास पसंद आती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर वाइज होगा और उसके बाद लास्ट में इसके फैक्ट भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद, और प्रश्नों की भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो और कोशिश करेंगे कि मतलब जीएस का ज़्यादा इसमें बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम बचा हुआ है, आपका रिवीजन है। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए जीएस का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो आप ये आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्लास आपको पसंद आती है तो बताइएगा। क्विक रिवीजन क्लास है शॉर्ट नोट्स के साथ में, लास्ट में आपको इसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो बताइएगा ज़रूर बच्चों, कोशिश यही है कि आपके कनिष्ठ सहायक जीएस पूरा हो जाए, और इसके अलावा परीक्षा वाणी और हिंदी की क्लासें भी इसी तरह से बनाई जाएंगी, और लाइव क्लास जो चलती हैं वो रेगुलर चलेंगी, कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए भी वो चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वैदिक काल रहेगा, पहले रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इसे कंप्लीट कर लेंगे अभी इसी क्लास में। इसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद हम बौद्ध जैन धर्म इनकी तरफ को चले जाएंगे अगली क्लास में। तो एक साथ काफ़ी सारे जल्दी जल्दी हम देखेंगे, तो आप अपना रिस्पॉन्स बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। तो शुरू करते हैं क्लास को, और लाइव क्लास होगी कनिष्ठ सहायक के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए पहला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण क्या क्या हैं आप जानते ही होंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, उसके बाद क्या है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल फिर नव पाषाण काल। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में है प्रश्न पूछा गया। देखिए जो इसका विश्लेषण करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है, इसे ध्यान रखिएगा भोपाल से। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसा भी आता है, निम्नलिखित में कौन प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी है। तो यही भीमबेटका की गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम बचा है, और कोशिश करी जाएगी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा जीएस का सिलेबस कवर हो जाए। देखिए किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, ये भी आपको पता होगा। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसमें कोड उपकरण मिले हैं। कोड उपकरण मतलब हस्त, कुंठार, खंडक, विदारणी, ये सब, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें कैसे औजार मिले हैं, फलक उपकरण। और लास्ट इसका पूरा पाषाण काल का तीसरा भाग क्या है, वह है उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें क्या मिली है, तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। तो अगर हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। कर्म तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का एक महत्वपूर्ण है कि आपको प्रश्न में पूरा पाषाण काल टिक करना है, क्योंकि अन्य भी इससे मैच करते हुए इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी कैसी।
तो कैसी थी? ऑप्शन ए चौड़ी तथा सीधी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। कैसी होती थी? चौड़ी और सीधी। यहाँ की सड़कें भी, ये भी ध्यान रखें कि पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ठीक है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा के नाम, सभ्यता के नाम से जाना भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ इसको 2-3 बार सुनेंगे, यकीन मानिए एग्जाम से पहले पूरा जीएस कवर हो जाएगा आपका। इतने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं, सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आयोग ने सभी को प्रश्न दिया था, ये प्रश्न में ध्यान रखिएगा। तो इसका, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटियां हैं और वह क्या है मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन कुछ अलग टाइप के हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, हड़प्पा के रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो के किसके किनारे पाए जाते हैं? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सिंधु का नाम ही नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ये ध्यान रखिएगा। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। कुएं समझ गए होंगे पानी का, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी बताया उसको आप नोट्स फोट्स मत बनाइएगा, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, वन लाइनर में प्रश्न भी मिल जाएंगे। जो मैं यहाँ पे विश्लेषण कर रहा हूँ उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश 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 था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश 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 क्या था? तो ऑप्शन सी मृतकों का टीला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर इन्होंने ही ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? धान्यागार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का धान्यागार कितना लंबा है? ठीक है, तो ये 45 ये ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई को, 45.72 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा था। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, 45 और 22 करके। ठीक है, 45 लंबा और 22 चौड़ा। ठीक है, तो आपको पीछे का अगर याद नहीं है तो ऐसे याद हो जाएगा, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मोहनजोदड़ो में ही क्या है, एक मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या है? धान्यागार। लेकिन जो वहाँ ही एक विशाल स्नानागार भी है जिसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर थी तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर थी। तो ध्यान रखिएगा, धान्यागार मोहनजोदड़ो में बड़ा है, स्नानागार छोटा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहीं पर कंफ्यूज करते हैं ये लोग स्नानागार और धान्यागार में, मतलब अन्नागार के भी कहते हैं धान्यागार को। देखिए सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपको क्लास लगे अच्छी तभी इस क्लास को हम आगे जारी रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी डिस्टर्बेंस हो और हमारा भी टाइम ख़राब हो।
अगर आपको क्लास पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करिएगा, ताकि लगातार आपको पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। गारंटी रही इस बात की कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो निम्न में कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोथल माना जाता है। लोथल देखिए अहमदाबाद गुजरात में जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और हुआ क्या था, वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। 2 मील, ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि अहमदनगर गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे ये मैं लेकिन बता दे रहा हूँ डिटेल, ताकि आपको सब याद रहे। जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, ठीक है, पकी हुई ईंटों का विशाल आकार क्या, 214 गुणा 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया, ठीक है। क्या बताया? जहाज़ों की। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था, पत्तन, ठीक है, मतलब जहाज, समुद्री जहाज़ों का। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। आपने सुना होगा ना, एक दीवार से घिरा हुआ और उसके बाद 2 दीवारों से घिरा हुआ, अलग अलग दीवार, ऊंचाई एक टीले पर स्थित दीवार, एक नीचे, तो वही बात यहाँ पर चल रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है, ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या थी? तो ऑप्शन बी व्यापार थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की यह व्यापार ताकत थी। तो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यह व्यापार प्रधान थी, मतलब यहाँ कृषि प्रधान नहीं थी, व्यापार प्रधान थी। अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार था, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी ताकत व्यापार ही था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार होना का मतलब क्या है? समृद्ध सभ्यता थी, ठीक है। अधिशेष बनने के बाद मुद्रा का जन्म होता है, और ये ध्यान रखिएगा, और मुद्रा के जन्म के बाद ही व्यापार ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? ऑप्शन डी लोहा नहीं पाई गई थी। आप जानते ही हैं हड़प्पन सभ्यता में लोहा कब पाया गया था, आप वैदिक सभ्यता में इसको जानते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें लोहा मिला था, कहाँ मिला था ये भी प्रश्न आएगा आगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, ध्यान रखिएगा। मैंने महत्वपूर्ण सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न ले लिए हैं, और जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हैं 1 लाइनर के फॉर्मेट में चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, बस आपको उनको 1-2 बार रिवीजन करना है। तो ऑप्शन 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हम अगर कहें तो हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का आरंभ कब होता है? मैं बता ही दूँ आपको, उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल से, है ना। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, और इस टॉपिक का प्रागैतिहासिक काल वाला जो हमने पढ़ा और हड़प्पा सभ्यता वाला, उसका अंतिम प्रश्न लेंगे, ठीक है। देखिए मतलब बहुत, मैंने कहा फैक्ट से आप सब कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? शोरतुगुई किस देश में सिंधु घाटी सभ्यता का था? तो शोरतुगुई एवं मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं, जो अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है, हम वैदिक सभ्यता की तरफ को चल निकले हैं। इसके बाद हम इनके 1 लाइनर देखेंगे। वैदिक सभ्यता के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इनका प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव मतलब क्या? जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा मतलब पकाना, तथा जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ध्यान रखिएगा, करम्भ भी भोज्य पदार्थ है। कैसे बनाया जाता था? मैंने आपको बताया, जौ के सत्तू को दही में डालकर। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अन्न था? तो वह ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए जौ यव था। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता की तरफ हम चल निकले हैं, प्रश्न वैदिक सभ्यता की तरफ है, ये भी अभी खत्म हो जाएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था वैदिक लोगों द्वारा, किस धातु का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबे का प्रयोग किया गया था। देखिए, मैं चर्चा करूं तो ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, तो हम जानते हैं ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान अभी भी संदिग्ध है। अयस्क, ठीक है, अयस ध्यान रखिए। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, ये हम जानते हैं, उत्तर वैदिक वाले थे। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया, तो प्रश्न के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन की देवी है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या अरण्यी भी इसको कहते हैं, आर्यनी भी कहते हैं, और देखिए इसका एक नाम क्या है, आरण्य भी है, वन की देवी है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला, इंद्र और अग्नि। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन तीन देवों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर जानते ही होंगे। ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तथा सामवेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा गया है। ठीक है, वेदों को संयुक्त से वेदत्रयी कहा गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का आर्य सभ्यता के हिसाब से? तो ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इनकी चर्चा कर दूं तो आपको एक कंठस्थ याद ही हो जाना है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था है। हिंदू धर्मशास्त्र में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम में मतलब 25-25 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है। यह जैसे ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष के मानेंगे, और वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर चले जाना तो 50 से 75 वर्ष। अब देखिए, वानप्रस्थ में आप और संन्यास में क्या अंतर है? जंगल में तो आप चले गए, लेकिन हल्का जुल्का आपका संबंध घर से अभी भी बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है संन्यास, 75 से 100 वर्ष तक, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपका जब 75 से 100 वर्ष है, आपके घर से कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएंगे, तो इसे संन्यास कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? आरंभिक। ठीक है, तो किस पर थी? तो इसका सही आंसर है व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए होते थे, आप जानते ही हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज मतलब वैद हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली, और मैं कवि हूँ। तो अलग अलग व्यवसाय मिले, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृषज मीन्स वैद होता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे तथा इस तथ्य से पुष्ट होता है कि क्या? इस तथ्य से क्या पुष्ट होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ठीक है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता था। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय क्या था? गविष्टि था। ठीक है, गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, क्योंकि अभी देखिए अधिशेष नहीं हुआ था। अधिशेष होगा मतलब अधिशेष बचत, तो तभी मुद्रा का जन्म होगा, है ना। तो ऐसा था नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं गाय ही मुख्य थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है, तो उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी, और भूमि कभी नहीं, ऐसा ऋग्वेद में चर्चा नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, ये पक्का है, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उसका कोई महत्व नहीं था, गायें मुख्य थी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी सभा? तो ऑप्शन ए, ठीक है, ए समिति, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब बच्चों अगर आपको आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो आगे तभी इसको जारी रखेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। आपको फ़ायदा होगा तभी हम क्लास आगे जारी रखेंगे, नहीं तो क्या फ़ायदा है क्लास बनाने का, ठीक है। तो देखिए 24वां प्रश्न था हमारा ये, तो समिति। देखिए ऋग्वेद में समिति का उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की मतलब भाषा में मतलब क्या क्या कह सकते हैं? समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था माना जाता था, कहा गया है, ऐसा बोला गया है। राजा जो क्या होता था, जनजातीय सरदार या मुखिया जो होता था राजा उस समय पर, के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो राजा जो करते थे तो क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलि कहते थे, ठीक है। राजा अपनी जनता से, ठीक है, वैदिक युग में उसे करते उसे बलि कहा जाता है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी, बलि क्या? बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दूध या भाग दुग कहलाता था, ठीक है। बलि को जो संग्रहित करता था, जो इकट्ठा करता था, वो अधिकारी क्या कहते थे? उसको भाग दूध है, और दूसरा क्या कहा जाता था? भाग दू गौ, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। एक जगह ध आया है, एक जगह गौ आया है। जबकि संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, जो संग्रहिता जो होता था कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे, ठीक है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बहुत ही आसान सा है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किसमें है? बृहदारण्योपनिषद में मिलता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहीं इसी से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद इसी से पता चलता है कि कहीं न कहीं अब क्या है, मतलब जो ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद से पता चलता है कि कहीं न कहीं स्त्री की स्थिति अब कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था, वो भी एक विदुषी विद्वान महिला थी, तो उन्होंने गार्गी से कहा था कि इतने प्रश्न मत पूछो कहीं तुम्हारा माथा न फट जाए। तो इस बात से पता चलता है कि कहीं न कहीं आप जब कभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जरूर इस बात को जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो कहीं न कहीं यहाँ से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होनी चालू हुई। यह बृहदारण्योपनिषद से पता चलता है, जब याज्ञवल्क्य ने गार्गी को ऐसा बोला था, ठीक है। जब गार्गी संवाद में हार गई थी उनसे और उन्होंने अपनी हार मान ली थी, तो उन्होंने बीच में बोला था इतने प्रश्न मत करो कि आपका माथा फट जाए, ठीक है। तो ऐसा बोलना भरी सभा में बोला था, ठीक है। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का? ऑप्शन डी, रावी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को। अब देखिए दो नाम है, परुषणी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? पुरुषनी, परुषणी भी कहते हैं इसी को, ठीक है। दसराग युद्ध जो हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही आसान है, तो ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडोक उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद होगा, ज़्यादा इसकी चर्चा क्या करें। प्रश्न नंबर 30 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ठीक है, विधि सम्मत कई तरह के विवाह प्रचलित थे, ठीक है, कई तरह के कॉम्बिनेशन थे। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म में विवाह के 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया। प्राचीन काल में देखिए भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को विधि सम्मत माना गया है। अंतिम जो मैंने 4 प्रकार के विवाहों को विधि सम्मत नहीं माना जाता है, जो मैंने आपको बोले, ठीक है। देखिए
अब हम इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद हम वन लाइनर में आ जाएंगे। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कल्प। ठीक है, वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प वेद के 6 अंगों वेदांगों में एक है, जिसमें कर्मकांड अनुष्ठान का विवरण है। ठीक है, इसमें कर्मकांड और अनुष्ठान का विवरण है कल्प में, ध्यान रखिएगा। तो फिर मैं आपको बताऊं, देखिए वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। कल्प वेद के 6 अंगों वेदांगों में से एक है। वेद के कितने अंग हैं? 6 हैं, वेदांग कहते हैं, उनमें से एक है, जिसमें कर्मकांड अनुष्ठान का विवरण है कल्प में। तो प्रश्न समाप्त होते हैं इस टॉपिक के। हमने क्या क्या पढ़ा? वैदिक सभ्यता पढ़ी और प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा काल पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं उन सभी को हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इनको हम देखेंगे। देखिए मैं केवल यहाँ पर पढ़ूंगा, आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं, सभी जानते होंगे। अगला है मध्य प्रदेश में डैश 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 की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो डैश 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 की जगह क्या आ जाएगा? भीमबेटका। देखिए सभी पूछे गए हैं, तब यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको शामिल किया गया है ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लग गया है। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध गुफा है, गुफा शैलचित्र है, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध गुफा है, गुफा शैलचित्र। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा कि हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था, तो कालीबंगा में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नवपाषाणिक कालीन स्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? बुर्जहोम में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा युगल समाधान नहीं पाए गए। ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना है। युगल मतलब जोड़े में। देखिए लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती नहीं था। ठीक है, लोथल क्या बोला मैंने? प्रश्न लोथल ये गलत बोल दिया, दैमाबाद नहीं था। ठीक है, मेरे मुँह से वो साबरमती का मैंने बोल दिया, वो नहीं, यहाँ पर दैमाबाद नहीं था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। देखिए अगला प्रश्न है, लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। ठीक है, यह पाषाणकालीन स्थल मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का? तो लोथल प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा था? तो साबरमती के किनारे बसा था। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो राइट आंसर लोहा हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डैश डैश थी डैश डैश लिपि है या थी डैश डैश, क्या यह अभी भी अपठित है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह अभी भी अपठित है, पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए लघु पाषाण क्या होते थे? तो पत्थर के औजार होते थे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। आपको सभी पढ़ लेने हैं, नहीं तो सुन लेना है आपको एक दो बार, फास्ट इसको प्ले करके आपको सब कंठस्थ याद हो जाएगा। इस टॉपिक की टेंशन फिर छोड़ दीजिए एग्जाम से पहले। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी हेल्पफुल है, पढ़ा है तो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में किस सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, और यहाँ पर लोथल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश 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 थे, कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, जिसे कच्छ का रण कहते हैं, वहाँ स्थित है। ठीक है, कच्छ का रण में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तम किस्म के जौ। ठीक है, उत्तम किस्म के जौ नहीं पाए गए थे लोथल से, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तम किस्म के जौ, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ यहाँ पर ये नहीं पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित हैं। ठीक है, सही सुमेलित हैं। मोहनजोदड़ो क्या? देखिए, सही सुमेलित यहाँ पर करके बताए हैं। इस तरह से प्रश्न आता है। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा, हल के चिन्ह, क्या थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया है। देखिए, मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ मैंने आपको बताया था, हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल, पतन। पतन मतलब बंदरगाह। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ से बना के पूछे जाते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, तो ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट बाथ नहीं है, मतलब अन्नागार है, स्नानागार नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मीन्स आदि शिव। ठीक है, मोहर मिली हुई है आदि शिव की, आदि देव की, तो इसे ध्यान रखिएगा। तभी शिव सबसे प्राचीन भगवान माने जाते हैं। ठीक है, आदि शिव, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के समय से। देखिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का अध्ययन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत होता है, इसे ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है। ठीक है, पता नहीं है कौन सी है, कुछ नाम रखे हैं, वो आपको टॉपिक आएगा तो मैं बता दूंगा। विशाल स्नानागार पीरियड बाद कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, मैंने आपको लंबाई चौड़ाई प्रश्न के टॉपिक में समझाई थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना एक मूर्ति थी नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर हमने प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे ही जो फैक्ट और प्रश्न थे देख लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनरों को। ठीक है, तो आपको कंप्लीट हो जाए। ताकि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। देखिए, जितने वन लाइनर हैं सारे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें डैश 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 पर आधारित हैं, किस पर? दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 जाने माने वर्गों में सबसे पहले कौन सा वर्ण था? 4 जाने माने, देखिए 4 जाने माने, यहाँ पर वर्ण होगा, वर्ग नहीं होगा। सबसे पहले कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण था। ठीक है, सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो यह महाभारत का भाग है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? तो सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। आगे बढ़ें। जौ, गेहूँ, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी थी? तो कौन सी है? तो ऋग्वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस कंठोपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद है? कि कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो यजुर्वेद नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद रखता है, इसका ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद। आगे बढ़ें। जौ, यव, जई, जई जौ को यव, जई को ओट, राई और गेहूं में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो जौ या यव था। आगे बढ़ें। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आर्य, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आर्य पूर्व के साथ में संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसका क्योंकि क्या? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर? व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर था, जाति कहने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यन की प्राचीन बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में है। ठीक है, तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ें। समिति सभा गण और विदप में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति होती थी। ठीक है, समिति होती थी, इसे ध्यान रखिएगा, समिति बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अंत की तरफ को है चैप्टर के। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आप जानते ही होंगे ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ें और आखिरी प्रश्न है इस क्लास का। ये आखिरी है, मतलब देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी देखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, फिर पॉलिटी से पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं। उसी क्रम में क्लासों को देखेंगे। तो और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी, अपना स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़ें, चाहें तो जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। कई सारे करंट अफेयर्स वहाँ पर अपलोड होते हैं सभी पर। थैंक यू वेरी मच।